सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। शादी के रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सी घटना हो तो इंसान को उम्र भर याद रह जाता है। मुझे भी अभी तक ये याद है, जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले दिन ही एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया। कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश जूस पियेंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़ी चाव और लगन से मुझे पूछा था। मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा, या तो मेरा देवर होगा या मेरे पति का कोई जानने वाला होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जूस लेकर आया तो उसकी जुबान, बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर चुकी थी कि वह इस घर का खानदानी नौकर है। मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे नौकर काम करेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे आदमी नौकरों से हमेशा से उलझन होती रहती थी। हमारे घर में भी एक काम वाली आती थी। उससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर का काम निपटाने आया करता था। उसे ही लाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो माँ ने उनसे कह दिया और कहकर हटवा दिया था। लेकिन जब मैं फिर एक घर में आ गई थी जहाँ पर आदमी नौकर थे और यहाँ तो छोटा सा बच्चा था, मुझे उससे कोई समस्या नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा, तो मैं उसे घर से भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज़्यादा जानकारी नहीं होता, तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत कर लेती हूँ। फिर मैं यही नहीं जानती थी कि मैं इस टाइम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने की सोच रही हूँ। बाद में मेरे पति कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, मैं तुमसे कभी भी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम पति जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ की हर बात माननी है। मेरी माँ नौकरों पर ज़्यादा सख्ती नहीं करती, बहुत ही नरम दिल के हैं। उनकी नरम दिल की वजह से अक्सर हम लोग भी ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी भी जुल्म मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बस तुम उन्हें कभी मत डांटना और फटकारना और कुछ ना कहना। उन लोगों की बददुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं, इसलिए कभी भी ना ही उनसे कोई बदतमीजी की जाए और ना ही कोई ऐसी बात की जाए, उनका दिल दुखेगा। मैंने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई थी। इससे पता होता था कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे कि तुम जूस पीकर सो जाओ, मुझे फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊँगा। 2-3 बजे आ जाऊँगा, तब तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं बबलू से कह दूँगा, अगर मैं आया तो तुम्हें जगा देगा। बबलू ने मेरे पति के तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। क्या नौकर मुझे जगाने आएगा? मेरे मुंह से पहला शब्द यही निकला था। और थोड़ी देर पहले जो तुम्हें जूस देने आया था, वह छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और ईमानदार नौकर है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर अच्छा इंसान समझना। तुम्हारी इतनी सेवा करेगा, तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसे ये काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। इसलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी पत्नी के लिए बबलू को रख दें, ताकि वो मेरी पत्नी के लिए काम करे और मेरी पत्नी को कोई भी समस्या ना हो। मैं तुम्हारे करैक्टर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे गैर मर्दों से बहुत नफरत है, इसलिए ये छोटा बच्चा रखा है ताकि तुम उसके साथ कभी डरो नहीं या कभी खुद को असुरक्षित महसूस ना करो। मैंने अपने पति को धन्यवाद किया तो वे चले गए, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या उस घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरा पति क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हजारों सवाल आ रहे थे कि कमरे का दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था कि दरवाज़ा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई। मैंने दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली, फिर ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये देखकर मेरी हैरत का इंतहा न रहा। मैंने सामने 13 साल का नौकर बबलू खड़ा था और उसके साथ में दरवाजे की चाबी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, ये क्या? तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला?
क्या तुमने देखा नहीं कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुमने पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि एक नई नवेली दुल्हन के कमरे में आते हुए तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। दोबारा ऐसा हरकत मत करना, मैंने उसे गुस्से से कहा। तो वह अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मालकिन माफ़ कर दें, लेकिन असल में मुझसे गलतफहमी हुई है। आपसे पहले कमरा छोटी दीदी का हुआ करता था। वह भी मुझसे यही कहा करती थी कि मुझे बड़ी आलस और सुस्ती है, मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती। तुम बाहर से ही चाबी का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे जूस वगैरह लाकर दे दिया करो। तो बस मैं तो छोटी दीदी के ख्याल में आपके कमरे में भी ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें। उसने बड़ी उदासी से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई, हाँ हो सकता है मेरी ननद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली थी और आलसी भी बहुत थी। नौकरों को इसी तरह कमरे का दरवाज़ा खोलकर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और इस नौकर की हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। अच्छा, आप ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूँ। अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वह भी दे दूँ। मैं रात के देर रात तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाज़ा मत खोलना। जी बिल्कुल। मैं वह अपने दिल पर हाथ रखता हुआ चला गया। मैंने उसकी बातों में भी आ गई थी, इतना छोटा सा बच्चा और उसे कितनी ज़्यादा तमीज़ है कि मुझसे कोई फालतू बात नहीं की, वरना कोई और लड़का होता तो न जाने मेरी तारीफ़ें करने बैठ जाता। लेकिन ये नौकर होकर भी इतना तमीज़ वाला था। उसके जाने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी। मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के रुमाल पर पड़ी। एक रुमाल पन्नी के साथ पड़ा हुआ था, पर वह रुमाल दरवाजे के कोने पर रखे गए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभी अभी रखा गया हो, क्योंकि जब वे कमरे के अंदर आई थी तब किसी ऐसी चीज़ का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अब ये पन्नी देखकर मुझे लगा जैसे ये सारा कुछ बबलू ने ही रखा होगा, उसका कोई मकसद हो सकता है। मैंने दिल में सोचा, लेकिन उस नौकर का मुझसे क्या मतलब हो सकता है? उससे मुझे क्या कहना होगी? मैंने यही बात दिल में सोची, पन्नी उठाकर देखने ही लगी थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की फिर से आने की आहट हुई। सोचा कि अगर पन्नी में कोई ऐसी चीज़ हुई तो फालतू में बदनाम हो जाऊंगी। हो सकता है कि बबलू का ही हो। लेकिन मैंने पन्नी पहले अलमारी के नीचे छुपा दिया। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर परेशानी के साए नजर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? कहने लगी, बेटी मुझे बहुत परेशानी है, अभी तक तुम्हारा पति कमरे में क्यों नहीं आया, जबकि उसे भी अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे कमरे में रोक कर रखती। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने पति को पहले ही दिन रोक टोक नहीं करनी चाहिए। आइंदा से वही होगा जैसा आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने थोड़ा मुस्कुराया था, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस समझो कि उसे राज ही रखना है। अब ये बात करने का टाइम नहीं, बस तुम्हें अपने पति के लिए हर दम चौकन्ना रहना है। अगर तुम्हारा पति तुमसे दूर भी हो तो तुम खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना होती है। अब मैंने अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। सास की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास बड़ी पहेलियां बुझा रही थी, जबकि मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आती थी। खैर, मैं वापस आकर अपनी जगह बैठ गई। मेरी नज़रें जूस के गिलास पर पड़ी। मैंने उसे जल्दी से उठाकर अपने मुंह से लगा दिया। मुझे अभी बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, किसी से पानी भी मांग नहीं सकती थी। जूस पीकर मेरा पेट भर गया। मैं सोने के लिए लेट गई। रात के करीब करीब 2 बज रहे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी की हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि इस टाइम कौन आ गया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा तो सामने बबलू खड़ा था। मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसे झड़कते हुए पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही
वह डर गया, अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, बड़ी मालकिन मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल गया था। अगर मैंने वह चीज़ नहीं ली तो मैं मर जाऊँगा। आपने देखी है तो आप बता दो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। क्या चीज़? तुमने यहाँ क्या रख दी? एक पन्नी और 2 रूमाल। हाँ जी हाँ, वह तो आपको देना था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं और गिरा दिया, और अगर वह रूमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और दोबारा के बाद मेरे कमरे में इस तरह ना आए और ना जाए। उसने जूस का गिलास भी ले लिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं फिर से सोच में पड़ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं रूमाल और पन्नी निकाल कर देखूं कि उसमें क्या है। जिसके बारे में इतनी ज़्यादा जल्दी मचा रहा था उसे डर भी बहुत था। मैंने उसे तसल्ली दी थी, लेकिन मेरे दिल में इस पन्नी और रुमाल के लिए बहुत शक था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। इस बार लॉक लगाने के बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की रोशनी जलाई और रुमाल और पन्नी खोलकर देखने लगी। अंदर से जो चीज़ निकली वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरान थी, क्योंकि मैंने उस छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं की थी। वह ऐसी चीज़ पन्नी में रखकर बहाने से मुझे देगा। अब मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। आखिर ये किसकी हरकत थी? क्योंकि अगर मैं उस बच्चे पर गुस्सा करूं या फिर शक भी करूं और यकीन करने की कोशिश करूं तो लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ एक बच्चा नहीं, बड़ा इंसान कर सकता था। वह इंसान जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया कि मैं अब उस नौकर बबलू से बनाकर रखूंगी, कभी भी उसे डांटूंगी नहीं और कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिसकी वजह से वह मुझसे दूर चला जाए और मुझसे बदले में बातें छुपाने लगे। अगले सुबह हुई तो मैंने उससे 500 रुपये हाथ में रख कर कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मेरे हाथ में पैसे देखकर बोला, मालकिन। मैंने उसका शब्द आधे में ही पकड़ लिया। मालकिन नहीं, तुम मुझे दीदी ही कहा करो। अब मैं तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ। कल पन्नी में जो मैंने चीज़ रखी थी, वह रूमाल जो आपको पसंद आया, उसकी बात सुनकर मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई ये बात सुन ना ले। खासकर मैं अपने पति को उसकी खबर नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कहा, बिल्कुल मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है, लेकिन आइंदा तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। नहीं कोई मेरे बारे में अगर बात करे तो वो मुझे ज़रूर आकर बताओ। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगा, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये किसी गरीब को दे दो तो अच्छा होगा। मैं उसके रवैया देखकर हैरान हो गई थी। उसमें बहुत खुददारी और गैरत भी थी, साथ घमंडी भी था, और मेरी किसी बात को वह किसी को नहीं बता रहा था। लगता था जैसे सारी बातें वह पहले से जानता है और किसी भी तौर पर मुझसे पैसे वगैरह लेना नहीं चाहता। उसने कोई लालच नहीं था। मैंने उसकी बात पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे जो उठ रहे थे। पर अपने पति के होते हुए मैं ये बात किसी से कर नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं मायके जाकर ये बात अपनी मम्मी के सामने रखूंगी। वह अपने जानकारी के हिसाब से वह मुझसे ज़रूर अपनी बात कहेंगी। और ये हरकत किसने और क्यों की होगी, क्योंकि उस छोटे बच्चे पर तो मैं शक बिल्कुल नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। मैंने सारा किस्सा अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी भी परेशान हो गई। कहने लगी, बेटी तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चल गई तो वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेगा। वह तो यही सोचेगा कि हमने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की है, और ये कि तुम्हें अपने पति की अमानत में खयानत करने से कोई रोक नहीं सका। भगवान न करे मम्मी, मैंने तो अपने पति के अलावा दिल में किसी और का ख्याल भी नहीं लाई। तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैंने अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचा भी है? और मैं तो ये पाप समझती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को तो यकीन आ गया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये राज जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा वह ज़रूर मुझ पर शक करने लगेगा। शायद वह रुमाल मैंने मम्मी को ही दे दिया और वापस अपने घर आ गई। मम्मी ने मुझे चौकन्ना रहने को कहा था और ख़ास तौर से उस बबलू पर नज़र रखने को कहा, जिसे एक 10 साल का बच्चा या नौकर से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती थी। लेकिन ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। खैर, अब मैं दोबारा अपने ससुराल आई तो मेरा पति मेरा इंतज़ार कर रहा था।
लेकिन आज उसके चेहरे पर इंतज़ार से ज़्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसे देखकर मैं डर गई। उसने मुझे अजीब से शब्द में पूछा कि तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी। उनकी बात सुनकर मैंने आराम से जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी मम्मी के तरफ गई थी। मेरे पति ने कहा तो मुझे बताकर जाना चाहिए था। तुम्हें आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम भी बाहर मत निकालना। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर सी गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पति एकदम इतना बदल जाएगा, लेकिन उनकी नज़रों से लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है। वो मुझसे या तो गुस्सा है या मुझसे कोई बात कहना चाहता था। इतने में मेरी सास की आवाज़ आ गई। मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो, आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आएंगे। और हाँ, याद रखना उनके सामने तुमने बहुत ही ज़्यादा अदब और एहतराम से अपने पति को पुकारना है। यार वार मत कहना, इस तरह अपने पति को नहीं बुलाना। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बेफिक्र हो जाएं। पर मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने एक काली सी चादर उठा रखी थी और वे उसे बड़ी गौर से देख रहे थे। मैं ये देखते ही डर गई। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि आज तुम मेहमानों के सामने ये चादर ओढ़ कर जाओगी। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ? तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाओगी? मैंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नई नवेली दुल्हन तो हमेशा तैयार हुआ करती हैं। आप जो कह रहे हैं वह भी ठीक है। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही पहन कर आऊँगी। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गए थे, लेकिन पूरी खुशी उनके चेहरे से गायब थी। लगता था जैसे वे मेरे बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जिसके बारे में अभी उन्हें यकीन नहीं है। वह शक भी कर रहे हैं। खैर, मैंने सब्र और आराम से काम लेना था, इसलिए मैं चुप रही। फिर मेरे पति ने मुझे वही चादर ओढ़ने को कहा, जबकि मैं तो समझती थी कि वे मुझसे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और दावत में कौन कौन आ रहा है? मेरी बात सुनते ही मेरे पति के चेहरे की रौनक बदल गई और बोले, जो भी आ रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तुम औरतों से मिलो या मर्दों से, तुम्हारे निगाहों में कोई फ़र्क ना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी ताकि मुझे मेहमानों का अंदाज़ा हो जाए। मैं अपनी बात करके चुप हो गई थी, लेकिन मेरा पति मुझे अभी तक शक की निगाहों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान आ गए। मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में एक काले रंग के कपड़े पहने आदमी था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई थी, क्योंकि वह मुझे बार बार इस तरह देख रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन अपने पति को ये बात महसूस नहीं होने देना चाह रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे पति ने मुझे ये बात बता नहीं रखी थी कि उनके रिश्तेदार हैं और क्या लगते हैं, तो मैं चुप थी। दावत का खाना खिला भी रही थी और मेहमानों से भी पूछ रही थी कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। थोड़ी देर के बाद मैं उठकर किचन में आ गई। मेरा पति भी मेरे पीछे पीछे आ गया। सच बताओ, ये सब कुछ कब से चल रहा है? मेरे पति ने मुझे मेरे बाजू से खींचते हुए कहा। तो मैं परेशान होकर उन्हें देखने लगी। क्या चल रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने गुस्से से पूछा तो हंस कर बोले, यानी कि तुम्हें सब पता है लेकिन तुम अनजान बनने के नाटक कर रही हो। एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी गुनहगार को माफ़ नहीं करता, और जिस दिन मुझे सच समझ आ जाएगा उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पति की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप रह गई थी। मैंने सोचा कि जब मेरे कैरेक्टर में कोई कमी ही नहीं तो मुझे फालतू में डरने की क्या ज़रूरत है। मैं मम्मी को भी ये बात बताई तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आ रही है। इतनी नहीं, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है, वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वह भी मेरे दामाद जैसा जो कि बहुत शरीफ ऑफिसर है। ज़रूर किसी ने उसके कान भरे होंगे। तुम अपने कमरे में गौर से देखो कि कोई ऐसी चीज़ हो। मम्मी की बात से मुझे पन्नी वाला और रुमाल वाला किस्सा याद आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस रुमाल और पन्नी को अपने पति को दे दूं और उनसे पूछूं कि ये किसने मुझे बबलू के हाथ से भिजवाया था। लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं एक नया किस्सा सामने ना आ जाए। इसी शाम बबलू मेरे कमरे में आया और कहने लगा,
दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो बेशक आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों बाहर ले जाओगे? बबलू तुम्हें खुद कुछ नहीं पता, तुम एक छोटे बच्चे हो। बबलू मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। नहीं, मैं तो आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। बाहर बड़े भैया खड़े हैं ना, वह आपको लेने के लिए आए हैं। बड़े भैया यानी मेरे पति? हाँ हाँ दीदी, मैं उन्हीं को तो बड़े भैया कहता हूँ, कार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस बबलू की बात सुनकर कुछ समझ नहीं सकी, परेशान थी और शक में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा कि बबलू ने मुझे कहा है कि बाहर मेरा पति मुझे लेने के लिए खड़ा है, क्या ये सही है? उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की थी? मैंने तो बाहर जाकर नहीं देखा। बबलू बच्चा है, शायद उससे गलती हो गई है। आप जाकर एक बार बाहर देख आएं। हमारी बात सुनते ही बबलू बाहर की तरफ भागा। मेरी सास जब बाहर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। अब मुझे बबलू पर शक बढ़ चुका था। शाम का टाइम था, सब लोग छत पर चाय पीने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि आज मैं बबलू से बात क्यों ना कर लूँ। रोज़ रोज़ शक की आग में जलने से अच्छा है कि आज मैं उसे एक बार कमरे में बंद करके सारी जानकारी निकाल लूँगी। मैंने ऐसा ही किया। बहाने से उसे स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ चीज़ ऊपर रखनी है। फिर उसने स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। बबलू ऊपर दरवाजे की तरफ गया। मैं समझ सकती थी वह छोटा बच्चा है, उसका दिल भी कमज़ोर था, लेकिन मुझे भी अपने कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं लगवाना था। मैंने सोचा कि आज मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूँगी। बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया। बबलू से जाली वाला दरवाज़ा खोलकर पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। अब चाहे जो मर्जी हो, तुम यहाँ पर सड़ सड़ कर मर जाओ। बबलू छोटा था, कब तक ये बात छुपा सकता था भला मुझसे? कहने लगा, मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि वह उसकी पत्नी को अपने जाल में फंसाकर रहेंगे। ये बातें मैं सुन भी रहा था। बड़े भैया को ये बात बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने उसे दोस्ती भी ख़त्म कर ली थी, लेकिन वे आदमी मुझसे पैसे देने लगा। कहने लगा, तुम जाकर भाभी को ये पन्नी और रुमाल दे आओ, उसके बदले में मैं तुम्हें 8,000 रुपये दूंगा। 8,000 रुपये तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखे थे। बस उनकी ये बात सुनकर मैं बाहर आ गया था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं सारी ज़िंदगी अपनी नज़रों में शर्मिंदा रहूँगा। मैंने कहा कि मेरी नज़रों में तुम गिर ही गए हो, लेकिन अब मेरे पति से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला कि तुमने शादी के रात मुझे किसी और का तोहफा लाकर दिया था, तो वे तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना और उस बदतमीज़ से भी कह दो कि वह दोबारा मुझ तक पहुंचने की अपने गंदे इरादे को बदल ले, वरना मैं उसे जिंदा मार दूंगी और मेरे घर तक पहुंचने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर बबलू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वह बेचारा मासूम और बेबस है और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। मैं किसी भी तरह उसे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। और सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत को हमेशा उसके एक फैसले पर रहना चाहिए, वरना हालात बिगड़ते देर नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।